गांव से शहर और व्यापार। लोहार की दुकान पर प्रभाकर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे छोटी जैसे कुछ औजारें बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी और औजारों बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मजेदार लग रहा था। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोगों के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिल जाता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। अध्याय 5 में पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम सिंचाई। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब या कृत्रिम जलाशय बनाए गए। औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो: हंसिया, कुल्हाड़ी और सांडसी। लोहे की ऐसी 5 चीजों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। पहला, राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। दूसरा, वे किसानों से कर लेते हैं। यह सिंचाई से संभव था। कृषि उत्पादन बढ़ा, राजस्व भी बढ़ा। गांव में कौन रहते हैं थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश भागों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को विल्लल्ला विल्लल्ला, साधारण हवलदारों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास कैडिसियार और अदीमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसी को हमारे छत्तीसगढ़ में गौटिया भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीशों का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। सिक्के। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के जो करीब 500 साल चले उनका चित्र नीचे दिखाया गया है। या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाया जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये तो
ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गुलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाते थे। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागर के युग चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। व्यापारी किस चीज से इसका विनिमय करते हैं? वे किस तरह यात्रा करते हैं? खाने पीने की वस्तु मिलता हो, विनिमय के लिए कौड़ियों का उपयोग कर किया जाता है। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र रहा। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यह बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तरों खंडरों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं, जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टुकड़ी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। मथुरा के लोगों के व्यवसायों की एक सूची बनाओ। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। शिल्प तथा शिल्पकार। पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिलते हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीपों के उत्तरी भाग में मिले हैं, जहाँ कहीं की अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संग बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करते थे। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा रखते थे। इस धन का निवेश लोगों के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। उत्तरी काले चमके पात्र NBPW। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणामस्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बात को शीशे जैसे चमक प्रदान करता था।
सूत कातने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम असक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्ध वेश्याओं, राजाओं की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को शामिल लगाया जाता था। इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती थी। ये औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहाँ उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय में माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की देख रेख कर देखता है तो इधर उधर की बात करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काट लिया जाता था। उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। क्या आप क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती थी? सूक्ष्म निरीक्षण। अरिका मेडू। अभिलेखीय मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। मार्च 2007 में अरिका मेडू पुदुचेरी में। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेडू एक वतन था। यह दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यह मिट्टी से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही इन्हें एराटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरियाटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहरे लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यही बनाए जाते थे। यह रोमन लैंप शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मटके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्यों की सूची बनाओ। एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण। बेरिंगाजा भरूच का यूनानी नाम की कहानी। बेरिंगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरिंगाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। व्यापार और व्यापारी। तुमने उत्तरी काल ले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन खासतौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पूरा स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी ले जाकर अलग अलग क्षेत्रों अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़क के रास्तों रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक
रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चलता रहा था। व्यापार से जुड़ी एक कहानी। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्व सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, मेहमान के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसून हवाओं का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब की पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तट से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ी तटीय प्रदेश हैं। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखिया के लिए किया गया। ये थे चोल, चेर तथा पांड्या। करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह चार छह केंद्रों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिकों अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की इनमें से कुछ धन वे अपने पास रखते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविता लिखी है जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हम उसकी माँ गौतमी बलस्त्री द्वारा दान दिए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होगा। पूरे दक्षिण के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। रेशम मार्ग और कुषाण, कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने साम्राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रोड पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तन तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। चीन चीन द्वारा रेशम मार्ग का निर्माण किया गया। चाइना रेशम मार्ग
तिथिया उपमहाद्वीप में लोहे के लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले। अरिकामेडु का पतन करीब 2200 तथा 1900 साल पहले। रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले। चोल, चेर तथा पांड्य लगभग 2300 साल पूर्व। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले। फासियान का भारत आगमन लगभग 1600 वर्ष पहले। स्वयं त्सांग की भारत यात्रा, पार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले।